क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज फिर से हम लोग आ गए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो डिटेल्ड पूरी कंप्लीट कोर्स इसमें जो है पढ़ाया जा रहा है। डिटेल्ड आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से संबंधित इसका पार्ट 8 है। ठीक, बहुत ही ज्यादा एक एक चीज इसमें समझाई जा रही है। आप लोग पूरा ये देख लेना, कोई भी मतलब ये वाली सीरीज डिटेल्ड वाली और साथ ही साथ जो करंट अफेयर के मैंने 4 लेबर कोड वाले वीडियो दिए हैं। 4 लेबर कोड हैं, 4 ही वीडियो हैं। उसके अलावा लेबर लॉ के बेसिक जितने भी लॉज हैं, ठीक, उनसे रिलेटेड क्विक रिवीजन सीरीज के 3 वीडियो दिए हुए हैं। इतना देख लिया तो लेबर लॉ से आप समझ लेना, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से करीबन 18-20 क्वेश्चन आएंगे जो कि एक्सपेक्टेड हैं। तो बहुत ज्यादा वेटेज भी है और आप लोग का आसानी से हो भी जाएगा। ठीक, इस वाले पार्ट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या देखेंगे, स्ट्रेटेजिक इश्यूज देखेंगे लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। साथ ही साथ प्रायोरिटी चेंज कैसे हो रहा है आपका लेबर और मैनेजमेंट की रिलेशनशिप, वो देखेंगे। चेंजिंग क्या नेचर, कैसे चेंज हुआ है अभी तक, और साथ ही साथ उसके बाद प्रायोरिटी इश्यूज क्या है इस समय लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीनों ही जो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का 22 दिसंबर से, ठीक, 22 दिसंबर से हमारा जो है पेड ग्रुप चालू होने वाला है और उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530 9696066089 पे कॉल करके। यूपीएससी का ऑलरेडी 2021 का ऑलरेडी जो है 15 दिसंबर चालू हो गया। आप लोग वहाँ पे इन नंबर पे ही कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ईपीएफओ की फीस 5,000 रुपये है और यूपीएससी की 13,000 रुपीज़ है। सभी ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में। टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। मतलब स्टॉप सोल्यूशन है ये आप लोग के लिए। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक्स पर। तो यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है कि औद्योगिक संबंध में, ठीक, औद्योगिक संबंध में श्रम प्रबंधन संबंध में रणनीतिक मुद्दे, ठीक, स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और अब क्या है कि वही सारी चीजें हैं कि डेवलप करना चाहते हैं गुड लेबर रिलेशन, और ये अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन की मतलब स्ट्रेटजी में आ गया है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिटी समझो। तो मेन मेन जो जहाँ पे चीजें हैं वो बताऊंगा, बाकी वही सारी चीजें जो मैं ऑलरेडी आप लोग को समझा चुका हूँ। तो वो लो आप लोग डायरेक्टली भी आप लोग का फाउंडेशन क्योंकि बन चुका है, मुझे मालूम है। और जिसने भी अभी तक के 5-7 पार्ट देख लिए होंगे ढंग से, उसका फाउंडेशन बन चुका है। जहाँ पे जरूरी होगा वहाँ पे मैं कर दूंगा, बाकी जहाँ पे रिपीटिशन है यहाँ पे सेम बात कही जा रही है, ठीक, दूसरी वही जगह तरीके से या फिर कुछ नए तरीके से सेम चीज बोल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आगे हम लोग जाएंगे। और पढ़ के भी पेड ग्रुप में ऑलरेडी इसकी पीडीएफ है, पेड ग्रुप में भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए इस सेक्शन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं अपने लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप में। ठीक, कि वही है लेबर मैनेजमेंट डेवलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप, और फॉलोइंग कंडीशन जो है फैसिलिटेट करती हैं हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए, जैसे कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डेमोक्रेटिक एम्प्लॉय यूनियन। ठीक, जो ट्रेड यूनियन है वो ऑर्गेनाइज, संगठित और मतलब लोकतांत्रिक टाइप से होनी चाहिए, जो कि ये इंश्योर करे वहीं जॉब सिक्योरिटी और प्रॉपर वेजेस और बेनिफिट मिले उनको, एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को। ठीक, साथ ही साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर यूनियन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। दोनों का ख्याल रखा जा रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट ओनली फॉर द मतलब इन फेवर ऑफ लेबर्स और इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर्स, बट इट हैज अ इम्पार्शियल एटीट्यूड टुवर्ड्स बोथ ऑफ देम। ठीक, तो इसमें यहाँ पे ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर यूनियन जो कि यूनिफॉर्म पर्सनल याली जो है मतलब लोगों से संबंधित है। ठीक, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे, ये पर्सनल जो है निजी वाले संबंधित नहीं। ठीक, आपको पर्सनल पॉलिसीज उनकी होनी चाहिए। दे शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, वीकर एम्प्लॉयर्स की भी मतलब जो है ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर यूनियन है वो कुछ जो एम्प्लॉयर जो अभी छोटे हैं, नए नए स्टार्टअप हैं या फिर उनका भी ख्याल रखे। ठीक, जैसे यूनियन जो है इंडिविजुअल वर्कर का ख्याल रख रही है, वैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉय यूनियन वीकर एम्प्लॉयर नियोक्ताओं का जो है उनका भी ख्याल रखे। म्यूचुअल नेगोशिएशन होना चाहिए, कर्मचारी और नियोक्ताओं के बीच आपसी संवाद और परामर्श होना चाहिए। सिंपल वही बात है हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। सब जगह वही है, जो भाई बहन मियाँ बीवी सबके बीच में जो होती हैं चीज़ें वही सारी चीज़ें हैं। और बीच में आ जाते हैं जब माता पिता किसी, जब ज़्यादा हालात बिगड़ जाती है तो उसको आप गवर्नमेंट की तरह समझ लो, समझ रहे हो बात। और साथ ही साथ जो है, और ये सारी चीज़ें जो है एक इंडस्ट्री, जैसे आप समझ लो कि मैरिज है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है।
सोशियोलॉजी वाले जानते होंगे ये चीज। तो अब उसमें क्या है कि आप जिस हाउस में रहते हो, मान लो इंडस्ट्री है, वहां पे अपने अपने रूल्स कायदे कानून चल रहे हैं। कभी कभी गवर्नमेंट यानी कि माता पिता भी आके उसमें बीच बचाव सुलह करते हैं, और ये सब लोग जो है सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। जो मोहल्ले वाले हैं वो अपना जो है कुछ अपनी बातें बताते हैं, मजे लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं समझने की, ठीक। तो अब इसमें देखिए क्या है कि म्यूचुअल नेगोशिएशन, कंसल्टेशन होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कलेक्टिव बार्गेनिंग अप्रोच। ये बार बार यही चीज़ बता रहा है कि आप सब लोग जो है, ताकि एम्प्लॉय और अपना जो जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सेटल कर सकें म्यूचुअल डिस्कशन के साथ में। फिर आ गया देखिए आपका इंडस्ट्रियल पीस को बना के रखना है ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके और आपका हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहे। अब इंडस्ट्रियल पीस को बनाने के लिए क्या मेजर्स, क्या उपाय हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं। फिर से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है सेटल होना चाहिए, लेजिस्लेटिव लॉ बनाना चाहिए जैसे कि ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्क कमिटी और जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स। समझ रहे हो, ये सब कुछ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अभी इनकी बस एक ग्लिम्स ले लो, और कहाँ संबंधित है वो मैंने आपको बता दिया है। वर्क्स कमिटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, शॉप काउंसिल, ठीक है ना, और भी कई सारी इसमें काउंसिल है। शॉप का मतलब जो इंडस्ट्री में होता है वो होता है फ्लोर लेवल पे, ठीक। छोटे लेवल पे जो है हर एक डिपार्टमेंट है, एक इंडस्ट्री है उसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हैं। उन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं फ्लोर पे जो है, ठीक है, फ्रंट पे जो है, उनको उनका जो है नाम बस यहाँ पे शॉप नाम से कर दिया गया है, ठीक। शॉप काउंसिल दे दिया गया है। ये फ्लोर, इसको आप मतलब समझना इंडस्ट्रियल रिलेशन के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट जो है उसका भी ये बताया गया कि वो इतना एम्पावर्ड होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए कि जब भी कभी डिस्प्यूट हो तो उसको जो है मध्यस्थता के लिए, सुलह के लिए, एडजुडिकेशन के लिए भेज सके, ताकि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना जा पाए। अच्छा, अभी फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विस्ट्रॉन जो कंपनी थी, जो एप्पल का जो सप्लायर है, जो आईफोन SE वहाँ पे सप्लाई करने के लिए बात थी, विस्ट्रॉन ताइवान की कंपनी है, एप्पल को ये सप्लाई करती है, ये एप्पल का आईफोन कर्नाटका में। इसमें को बड़ा दिक्कत हुई है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स ज़्यादा रखे जा रहे हैं, और उनके वेजेस नहीं दिए जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा उनके साथ दिक्कतें थी, वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन होगी, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गई सीरियसली अगर देखा है तो। बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ करी, 440 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप इसको क्वांटिफाई करके देख सकते हैं, बट वैसे देखा जाए तो कई बहुत बड़ा नुकसान है ये, ठीक है। अब एप्पल वाले अभी कर रहे हैं इसके ऊपर कि कैसे इसको जो है देखा जाए। साथ ही गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसलिए भी रिक्वायर्ड है कि फ्रीक्वेंट स्टॉपेज प्रोडक्शन में ना हो स्ट्राइक और लॉकआउट की वजह से। लॉकआउट कौन कराता है? नियोक्ता करता है, एम्प्लॉयर, और स्ट्राइक एम्प्लॉयज, कर्मचारी, ठीक। आगे ये है कि फोरम्स होने चाहिए जो कि कैसे कोड ऑफ डिसिप्लिन के, अनुशासन वाले, दक्षता, कोड ऑफ कंडक्ट के होने चाहिए, कोड ऑफ एफिशिएंसी दक्षता के होने चाहिए। तो और ये ताकि सेटल कर सके डिस्प्यूट, वही वाली बात है। तीसरा पॉइंट वही है, सिंपल, डेवलपिंग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मैंने बताया कि सहभागिता होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए लेबर की हर डिसीजन मेकिंग में, ठीक। लेबर इज गिवन द राइट टू एसोसिएट वेरियस एक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री। और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कैसे अटेंड करी जाएगी, ये चीजें यहाँ पे जानने वाली बात है। शॉप काउंसिल ये पिछली बार पूछ चुका है। आप लोग कोई भी जो मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ और टाइम ले रहा हूँ, इसको जो है सीरियसली लीजिए प्लीज। कोई भी चीज यहाँ पे ऐसे ही नहीं है। अच्छा, ज्वाइंट आपका शॉप काउंसिल फ्लोर पे होती है, और आपका प्लांट लेवल पे जो है आपका ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल होती है। 2 शॉप काउंसिल हो चाहे ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल हो, इसमें सामान्य होते हैं। जैसे शॉप काउंसिल में 12 लोग होते हैं, तो इसमें 6 लोग जो है एम्प्लॉयर के होंगे और 6 लोग जो है वर्कर या फिर एम्प्लॉयज के होंगे। इसी तरीके से ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल में कितने लोग होते हैं किसी को पता है क्या? और बराबर होते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, बराबर 50-50% मेंबरशिप होती है। इसके अलावा इनका काम यही है टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्कर, एनहांस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इंकरेज करना फीडबैक को आपका जो है। और साथ ही काउंसिल, ये जो काउंसिल है सर्व करते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। एक चीज होनी चाहिए, मतलब वहां पे आके एम्प्लॉयर भी आ जाए और वर्कर भी आ जाए, बैठ के बात हो जाए, ठीक। यही चीज अभी विस्ट्रॉन वाले में नहीं हो पाई थी। मतलब एम्प्लॉयर्स उनको भगा देते थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पता है कि भैया उनको भगा देंगे, नौकरी से कभी भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा पावर पोजीशन पे रहते हैं एम्प्लॉयर्स। अब देखिए क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है रिकॉग्नाइज करना चाहिए ह्यूमन राइट्स को एम्प्लॉयज
इंडस्ट्री बाय विंग एम्प्लॉयज एंड ह्यूमन रिसोर्स की तरह है, ना कि कम्युनिटी है। ठीक, एम्प्लॉयज कर्मचारियों को लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, उनकी मोटिवेट करके और उनको हेल्प करके कि उनकी एफर्ट और स्किल्स को बढ़ा के। सिंपल वही सारी बातें बताई गई जा रही हैं फिर से। प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब आप खुद जब भी कभी ऐसा थ्योरी पढ़ो, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि वही चीज़ें फिर से बताई जाए, आप खुद को वहां पे महसूस करो कि आप वहां पे खुद हो। अब आपको एम्प्लॉय इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको क्या क्या चाहिए कि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर हमारी बात ही ना सुने, ऐसा ना हो कि वो हमारा जो है हमसे 12-12 घंटे काम कराया जाए, आधे घंटे का ब्रेक दिया जाए। ठीक, विस्ट्रॉन में भी यही हो रहा था, वर्किंग कंडीशन इतनी बुरी थी। तो आप अपने आप को वहां रख के जब देखोगे, सीखोगे, तभी आप जो है कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ज्यादा मजा भी आएगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं, एग्जाम में भी इंक्लूडिंग। ठीक, अब क्या है, पहला वाला हमारा हो गया है कि रणनीतिक इश्यूज क्या थे। अब चेंजिंग ट्रेंड्स, श्रम प्रबंधन संबंधों में बदलते रुझान, इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इसमें देखिए क्या है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि आपका लेबर मैनेजमेंट के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप हो सकते हैं, सौहार्दपूर्ण हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने समझ गई है कि इंप्लॉय का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है उनके खुद के सर्वाइवल के लिए। ठीक, और यहाँ पे ये है कि आगे की एक्सप्लॉइटिंग वर्कर ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट द, अब जो फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स, पहले एक्सप्लॉइट करते थे ये, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि इनका पार्टिसिपेशन चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हमारा सर्वाइवल खत्म है। अब बार बार विस्ट्रॉन का एग्जांपल दूंगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। विस्ट्रॉन में क्या हुआ, तोड़ फोड़ मचा दी कस के। ठीक है, अब उन्होंने जो है पूरा एक तरीके से सर्वाइवल की उनकी बात हो गई ना, जो विस्ट्रॉन वाले हैं। ठीक, तो यही चीज है कि उनको समझ में आ रहा है अगर हम इनको नहीं वर्क सुनेंगे तो काफी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे जो चेंजिंग है वो यहाँ बताई गई है, पहले शोषण करते थे, अब सहभागिता की बातें करते हैं, पार्टिसिपेशन की। पहले सालों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी एम्प्लॉयर जो थे, नौकरी जो देते थे, जो नियोक्ता थे, काफी अथॉरिटेटिव थे कि हम बॉस हैं। ठीक, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल नहीं था, अरे मैं इससे बात करूंगा मतलब क्या है। ठीक है, ये मतलब ये लोग कौन है मेरे सामने, कम्युनिटी समझते थे लेबर्स को, और उनको जो है बहुत ही पुअर अनसेफ वर्किंग कंडीशन में रखा जाता था। बहुत ही कम इनकम थी और उनको, वर्कर को भी अपने अधिकार का नहीं पता था, अधिकार का शब्द ही नहीं पता था कि हमारे भी कुछ अधिकार हो सकते हैं, उनको तो ये लगता था। और उनकी एक्टिविटीज सब बहुत ही जो है स्ट्रिक्टली मॉनिटर करी जाती थी। मान लो जैसे आज सीसीटीवी में आपको अगर रख दिया जाए, भले ही आप कुछ ना कर रहे हो, उल्टा सीधा मैं कहता हूँ कुछ भी ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ ये लगेगा, महसूस होगा कि जकड़े हुए महसूस करोगे कि यार क्या है, सीसीटीवी सामने मुझे रख दिया, मतलब क्या चाहते हैं ये लोग, हर समय मेरे ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैसे ही उनके साथ होता था। यही मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा फील करके पढ़ो इन चीज़ों को। ठीक, इसके बाद ये है कि एनेक्टमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, लॉ बनाए गए कई सारे, और चेंज इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में भी चेंज हो गया, लोग अब ज़्यादा जो है लिबरलाइज उसमें जा रहे हैं। और साथ ही साथ राइट्स, ह्यूमन राइट्स का भी अवेयरनेस बढ़ गई, लोग ज़्यादा, वर्कर ज़्यादा जागरूक हो गए। और अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मैनेजमेंट स्टाइल में भी चेंज आ गया है। अब उनको, मैनेजमेंट को भी समझ में आ गया कि वर्कर अब सब सुनने वाले नहीं है। ठीक है ना, वर्कर अब सुनने वाले नहीं है, तो अपना भी थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि सर्वाइवल पे ऐसा ना हो कि दिक्कत आ जाए। ऑर्गेनाइजेशन ने रियलाइज कर लिया, समझ गए कि क्या है ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस। और साथ ही साथ फिर उनका ये था कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने एंकरेज किया वर्कर पार्टिसिपेशन को। वहीं चैलेंजेस पोज्ड बाय रैपिडली, पार्टिसिपेशन में उनका इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आप देखो ना कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तेजी से। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इनको साथ में नहीं रखेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, मतलब छोड़ के भी जा सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ, ये रह ही नहीं पा रहा है। वर्कर्स को रोकना भी तो है, काम तो एम्प्लॉयर्स को वर्कर से ही कराना ना। एक आदमी के पास तो 24 ही घंटे होते हैं, लेकिन आप उसी को अगर 5 लोग को दे दो तो कितने घंटे हो जाएंगे, इंटू 24 कर लो, समझ रहे हो ना, ये चीज है। तो उसके बाद क्या है कि द कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन टू गेन, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो गेन करने का इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस लोगों को पता चलने लगी। अब इसके बाद क्या है कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है सपोर्टेड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक, WPM। ठीक, टू सर्व सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस, वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने दो मैनेजमेंट में। क्या पर्पस पूरा करने के लिए, ये है वो पर्पस।
मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज अमंग एम्प्लॉयज, कर्मचारी अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं तो वो भी उसको मैनेज करना है। कम्युनिकेशन, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में संचार हो सके, उनको प्रोत्साहित करना कि जो ताकि संचार को प्रोत्साहित करना जो निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। साथ ही साथ जो है एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज होना चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन राइट फ्रॉम द शॉप फ्लोर, मतलब नीचे से ऊपर तक हर जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आपकी वर्कर्स की सहभागिता, कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। सिंपल ये बात है। चेंज इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ठीक, एलपीजी रिफॉर्म्स आया ना इंडिया में 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मनमोहन सिंह ने इसमें किया था। जो आपके उस समय क्या थे, कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे कि प्राइम मिनिस्टर थे, बताइए। ठीक, आपका हैव ए ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे बता रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव में कि जो आर्थिक उदारीकरण हुआ, यहाँ पे यह है कि इंडिया में लिबरलाइज हो गया 1991 में। अब फोकस जो था हमारा, पहले क्या था कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर लो, जो भी चीजें है इंडिया में इंपोर्ट होके आती हैं हम उनको इंडिया में ही बनाने लगे। ठीक, मान लीजिए कोई भी जैसे मारुति कार आती थी इंपोर्ट होके, तो इंडिया ने क्या सोचा कि हम मारुति बनाएंगे, हम खुद ही यहाँ कार बनाएंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आप सीख रहे हो। ठीक, उसके बाद ही क्या है कि अब वहां से चेंज करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को चेंज करके उन्होंने कहा कि अब एक्सपोर्ट प्रमोशन करो। हम जो कार बना रहे थे पहले हम इंपोर्ट को खत्म करने के लिए, अब हम इसी कार को एक्सपोर्ट भी करेंगे कि हमारी बनाई हुई चीजें दूसरे लोग इंपोर्ट करें अपने यहाँ। ठीक, दूसरे लोग जो है इनको वो इंपोर्ट करना चाहिए। मतलब पहले ये था कि आयात कर रहे थे, आयात जो कर रहे थे चीजों को उनको खत्म कर देना था, इंडिया में बना लेना था। अब हम क्या है कि निर्यात भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। और साथ ही साथ जो है डोमेस्टिक कंपटीशन बढ़ा तो उनको समझ में आया कि हमें compete करना पड़ेगा मल्टीनेशनल फर्म से, और मल्टीनेशनल लोग से फर्म से अगर आपको compete करना है तो हमें क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और इसके लिए हमें चाहिए कमिटेड फोर्स। समझ रहे हो, ये चीजें हैं, उनको सब ज्यादा और समझ में आया। और ये कमिटेड वर्कफोर्स तभी हो सकती है जब वर्कर्स को ये लगे कि हाँ ये अपनी ही कंपनी है, हमें अपने के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। ठीक, और इससे पहले जो है लिबरलाइजेशन से पहले क्या था कि ट्रेड यूनियन इंडिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे जो वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए, लेकिन वो लोग क्या है पॉलिटिकल टैक्टिक्स, स्ट्राइक्स, घेराव ये सब यूज करते थे। इससे क्या होता था, कभी कभी जो है ट्रेड यूनियन थ्रेटेंड भी कर देते थे मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयर्स को, कि मतलब डराते थे, धमकाते थे, और कि बहुत गलत हो जाएगा बेटा, समझ लो। ठीक, इफ देयर डिमांड्स वर, अगर डिमांड्स नहीं मानोगे तो। लेकिन क्या हुआ, होवेवर विद मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टिंग पार्टिसिपेटिव, जब से मैनेजमेंट स्टाइल आ गया है तब से ट्रेड यूनियन भी ये कोऑपरेट करने लगे हैं मैनेजमेंट के साथ में, और ट्रेड यूनियन को भी समझ में आ गया है कि मार्केट फोर्सेस ही वर्कर के इंटरेस्ट को जो है डिटरमाइन करते हैं। ठीक, ना कि स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के समझ में आ गया कि मार्केट फोर्सेस मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई जो है उसी से ही वर्कर का भी इंटरेस्ट है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री चल रही है और इंडस्ट्री वो कोई गुड्स बना रही है, ठीक, वो गुड्स ही की डिमांड ही खत्म हो जाए तो क्या जो वर्कर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके पास सैलरी, जॉब ये सब रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये डिमांड मतलब किसका पहलू है? ये है मार्केट का पहलू है। तो मार्केट के जो फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ये हैं, तभी वर्कर के इंटरेस्ट भी सुरक्षित है। ट्रेड यूनियन को ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अब आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की वो बहुत ही अच्छी है। आप लोग इकोनॉमी में, मेंस में, जहां यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में भी लिख सकते हो। क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ग्रोइंग लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, उदारीकरण बढ़ रहा है, किससे संबंधित? मतलब एक कंट्री, मान लो इंडिया, यूएसए, चाइना, इनके बीच में ट्रेड हो रहा है कस के। ठीक, बढ़ गया है, मतलब ट्रेड पहले नहीं रिस्ट्रिक्टेड था, अब बढ़ गया। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। यूएस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया चाइना में कर रहा है, चाइना इंडिया में कर रहा है। ठीक, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी हो गई है। जो नेशनल की, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है कई जगह, वो सब आपस में एक दूसरे इंटरलिंक हो गई हैं इंटरनेट के जरिए, आप समझ लो। और आपका जो है इंटरनेट ही बेसिकली है कि आप तुरंत ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बैठे बैठे यहाँ से पैसा रेमिटेंसेस के थ्रू भेज सकते हो दूसरी जगहों पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ? वैश्वीकरण बढ़ गया। और उसकी वजह से, और वैश्वीकरण बढ़ने का रीजन क्या है कि अब
उदारीकरण हो चुका है इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। ठीक, इसी को यहाँ पे हिंदी में बताया हुआ है कि वैश्वीकरण को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के कारण उपजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेशकों के बढ़ते उदारीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब जो है, अब यहाँ पे है कि मोस्ट वर्कर एसोसिएट, अब ज्यादातर वर्कर्स को ये लगता है कि यार ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हो रहा है तो लॉस ऑफ जॉब है। क्यों? जैसे 1991 में क्या हुआ कि कई जब उदारीकरण हुआ तो उसके बाद कंप्यूटर वाली जॉब्स आ गई, तो जो मैनुअल वर्कर थे उनको लगा कि यार ये क्या, ये कंप्यूटर ही सारा काम कर लेगा, हम लोग की नौकरियां चली जाएंगी। जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से रिलेटेड ये चीजें उठ रही हैं, लोगों को लग रहा है कि रोबोट्स आ जाएंगे, हम लोग को फिर हम लोग का काम करने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो रोबोट से हम लोग जो है कंप्यूटर से जो है आपका सॉफ्टवेयर वाला काम, मैनुअल कुछ रेपिटेटिव काम कराते थे। अब तो रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद दिमाग तो कम से कम पहले इंसान लगाते थे, अब वो दिमाग भी जो है रोबोट लगा लेगा, तो करेंगे क्या हम लोग, समझ रहे हो? तो इसका भी काफी वो है। अब इससे रिलेटेड एक ल्यूडाइट मूवमेंट है, हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री का है, लेकिन मुझे इंटरलिंकिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि आप लोग को भी ये चीज उपज इसकी करनी चाहिए ताकि आप लोग को ज्यादा चीज याद रहे। इंटरलिंकिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए एस्पिरेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक, ल्यूडाइट मूवमेंट क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली ये कनेक्टेड है अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी। ठीक, तो यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट डालता है, वो लोग मतलब देखते हैं कि ये लॉस ऑफ जॉब हो जाएगा वर्कर्स का, और ये स्ट्रांगली फील दैट ग्लोबलाइजेशन निगेटिव इफेक्ट डालता है इन लेबर रिलेशन पे। अब रीजंस क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो ये जो एक्सपोर्ट कर देती हैं जॉब। ठीक, कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है कंट्री ए से बी में आई, मान लीजिए इंडिया में आई यूएस की कंपनी, अब जो इंडिया वाले उनको लगता है कि यार यूएस से पूरा यहाँ पे ले आएंगे और दिक्कत हो जाएगी। जैसे क्या है कि इंडिया से जब यूएसए में जाके काम करते हैं तो यूएसए वाले जो हैं, जो वो बोलते हैं कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहते हैं कि इंडिया से सारी जॉब आ जा रही है, यूएस वालों को जॉब नहीं मिल रही है। तो वैश्वीकरण को मल्टीनेशनल कंपनीज को जो है बुरा मानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या है, ट्रेड लिबरलाइजेशन हैज बूस्टेड द ट्रेड मार्केटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स रादर देन, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन जो हुआ, व्यापार का उदारीकरण, जिससे कि बाहर के गुड्स ज्यादा बिक रहे हैं, डोमेस्टिक गुड्स नहीं बिक रहे हैं। होता भी है, लोग को लगता है कि अरे फॉरेन कोई चीज इंपोर्टेड माल है, ये तो सबसे अच्छा है। और जैसे एक चीज मैंने देखी है कि टूरिज्म में, जैसे भारत में कई जगह लिखा होता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि अरे वहां गए हो, इंडिया में ही है, मतलब कोई जगह मान लीजिए बहुत सुंदर जगह है और वाकई में इंडिया बहुत ही सुंदर है, तो वहां पे कहेंगे अरे वहां जाके तो ऐसा लगता है जैसे हम इंडिया में है ही नहीं। मतलब क्या कोई इंडिया में चीज है या कोई जगह है तो वो सुंदर नहीं हो सकती क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता। ये मतलब विचारधारा जो कूट कूट के भर दी फॉरेनर्स ने, अंग्रेजों ने, वो हमसे सुपीरियर थोड़े ना थे, हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे, हमारे ऊपर आके उन्होंने हमारी इस कमियों की वजह से ही हमारे ऊपर राज किया। ठीक, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे इंडिया में है ही नहीं, मतलब ये कौन सी बात है। तो दूसरी चीज है आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और लेबर कम हो जाती है इससे। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। पहला था रणनीतिक स्ट्रेटेजिक वाला, दूसरा था चेंजिंग नेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी इश्यूज इन लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। अब प्रायोरिटी इश्यूज क्या है कि डिस्कस हम यहाँ करेंगे कि देखो क्या है कि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लेबर यूनियन एंड मैनेजमेंट। इससे ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। अब यूनियन और मैनेजमेंट के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, उनकी भूमिका चेंज हो गई है कुछ पिछले सालों में। यूनियन जो है पहले पॉलिटिकल प्रेशर को फोर्स की तरह यूज करते थे मैनेजमेंट से अपनी बातें मनवाने के लिए, लेकिन अब मैनेजमेंट और इसकी वजह से क्या होता था, मैनेजमेंट जो यूनियंस को ऐसा देखते थे कि निगेटिव फोर्सेस हैं और जो कि हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं और फायदा कम पहुंचाते हैं। अब चेंज रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? यूनियन की। यहां समझ लेते हैं क्या हो गई है। ठीक, अब यह है कि वो चेंज रोल ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन क्या है कि ये श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान कराना, ये इनका अब रोल है। सेफगार्ड करना इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ वर्कर, वही सारी बातें हैं। ठीक, एनकरेज करना, एनेबल करना वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। ठीक, साथ ही साथ हेल्प करना एम्प्लॉयज को उनके स्किल से, कोऑपरेट मैनेजमेंट के साथ करें, स्पेशली जब टाइम ऑफ क्राइसिस हो। मतलब अभी विस्टॉन वाला जो हुआ है, तो अब ट्रेड यूनियन जाके ये कहे कि भाई एक काम करो, वर्कर्स को जाके कि तुम भी जाओ एम्प्लॉयर से बात करो।
ठीक, आप बिल्कुल क्योंकि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है ना, आप दूरी नहीं बना सकते हो। ठीक, तो यूनियंस को आगे आना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि कोऑपरेट करो, सहयोग करो एक दूसरे का। नेगोशिएट करना मैनेजमेंट से इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। अब जैसे यूनियन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई हैं, बात करी हुई, वैसे मैनेजमेंट के भी हैं, उनकी भूमिकाएं क्या है कि टाइम पे सारा काम हो सके, कोऑपरेट करे यूनियन और उनकी नीड्स को पूरा करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, राइट्स दे वर्कर्स को, ट्रीट यूनियन को जिस तरह की तरह देखे, ना कि लाइबिलिटी की तरह। साथ ही साथ जो है वर्कर्स को अडॉप्ट करने दे चेंजेस के साथ में। ठीक, कोई स्किल में चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर में इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको हेल्प करे वर्कर को। जैसे कि अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या है, री स्किलिंग फंड आया है। तो ये क्या है, मतलब एक तरीके हेल्प कर रहा है ना। ठीक, वाली सीरीज जरूर देख लेना आप लोग पूरी, लेबर कोड वाली। ठीक है, और इन्वॉल्व करे टू हेल्प वर्कर अडॉप्ट टू चेंजेस। फिर उसके बाद इन्वॉल्व वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग, वही इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी वाली बात है। ठीक, अब तीसरा ये है कि बिल्डिंग कंसेंसस। यूनियन एंड मैनेजमेंट कैन बिल्ड कंसेंसस बाय लिसनिंग टू ईच अदर, गेटिंग इन्वॉल्व। मतलब यही है सहमति और आपका जो निर्माण करना, कंसेंसस करना, सर्वसम्मति की बात करना। ये कैसे हो सकता है, एक दूसरे से बात करके ही हो सकता है। ठीक, कंसेंसस कैसे करोगे, एक गोल बना लो, दोनों वर्कर और एम्प्लॉय वही सोचें कि यही, दोनों लोग सोचें कि हमारा यही गोल है। स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बनानी पड़ेंगी, रिजल्ट को देखो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। ठीक, साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, विस्ट्रॉन वाले में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यही चीज रह गई, इसीलिए वहां पे इतना बड़ा दिक्कत हो गई। ठीक, ये क्योंकि क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट एट द वर्क प्लेस, ये फिजिकल मेंटल हेल्थ पीपल, चाहे वो एम्प्लॉय चाहे वर्कर, दोनों के फिजिकली और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करता है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है, संगठनात्मक प्रदर्शन पर असर डालता है। तो ये जरूरी है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें, अंडरस्टैंड करें, रिजॉल्व करें कॉन्फ्लिक्ट्स को। मेथड्स क्या हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म मैनेज करने के, फाइंडिंग सोल्यूशन दैट आर एक्सेप्टेबल टू, मतलब ऐसे सोल्यूशन बनाओ जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी दोनों के लिए हो। तो बार्गेनिंग के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक, बार्गेनिंग की बता चुका हूं पहले भी आपको डेफिनेशन, कि एक ऐसी नेगोशिएशन की टेक्निक है जो कि ये इंश्योर करती है कि कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी किसी एग्रीमेंट, समझौते पे या फिर सेटल कर सकें अपने इश्यूज को। ठीक, और साथ ही साथ क्या है कि यूज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रॉब्लम की बात करें, सोल्यूशन पे भी बात करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात होनी चाहिए। पांचवा क्या है आपका यहाँ पे कि इफेक्टिव नेगोशिएशन होना चाहिए, प्रभावी बातचीत होनी चाहिए, संधिकरण होना चाहिए, रिजॉल्व करने की तरफ डिस्प्यूट को। और वहीं स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हो सकती हैं जो कि इफेक्टिव हो, प्रभावी हो। जैसे मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटजीज हैं कि कंपनसेशन पैकेज क्या देंगे, ठीक, आपका जो है यूनियन के लिए, यूनियन को। फिर उसके बाद डेटा, आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैनेजमेंट जा रहा है वर्कर्स या फिर ट्रेड यूनियन से बात करने। ठीक, तो मैनेजमेंट कैसे तैयारी कर रहा है और आगे देखेंगे यूनियन कैसे तैयारी कर रहा है, समझना। अब दूसरी चीज ये है कि कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा उठाए कि ताकि वो नेगोशिएशन के टाइम यूज कर सके, इंफॉर्मेशन उठाए कि इश्यूज क्या है जो कि डिस्कस होने नेगोशिएशन में, स्ट्रेटजिक रणनीतिक इशू क्या है आपके, जैसे कि एम्प्लॉय सेफ्टी, हेल्थ, लेबर रिलेशन, ट्रेड यूनियन एक्ट को पढ़े और दूसरे जो कि यूज हो रहे हैं अदर कंपनीज में। अच्छा, इसी तरीके से यूनियन की भी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, संघ की रणनीतियां, कि कलेक्ट करे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किससे संबंधित, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, कि भैया पैसा वैसा दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी आपको, किसको, वर्कर्स को, कर्मचारियों को। नेगोशिएशन हैंडल्ड बाय द कंपनी इन द पास्ट, किस तरीके से उन्होंने काम करी है। मान लीजिए आज विस्ट्रॉन का है, विस्ट्रॉन का जो ये हालत हुई है, तो कंपनी जो है लगातार पीछे उनको जो है बेवकूफ बना रही होगी, उसी के बेसिस पे तो उन्होंने ये काम किया ना। तो नेगोशिएशन में जब यहाँ बातचीत करने जा रहे हैं तो वहां पे साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी गई है सिमिलर कंपनीज में। मान लीजिए ये मोबाइल वाली कंपनी में हुई है, अब इसी टाइप का अगर मान लो कहीं और पे अभी इस समय चले जाएं वर्कर्स और कहें भाई अपना हमारा जो है पेमेंट कर दो, कोविड की वजह से तुमने रोका हुआ है, तो वो लोग जो है ये विस्ट्रॉन का देखेंगे क्या हुआ है, तो वो लोग कर देंगे इस समय, समझ रहे हो। तो नेगोशिएशन करने अगर जाएंगे तो सिमिलर कंपनीज और क्या कर रही हैं, स्ट्रेटजी अपना रही हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ क्या इच्छाएं, वरीयता और क्या हित हैं एम्प्लॉयज के, ये रिगार्डिंग देयर वर्क, उसको भी जानेंगे। ठीक, ये मतलब रखना चाहिए नेगोशिएशन में कि भैया हम लोग को ये चाहिए, ये चाहिए, ये हमारा इंटरेस्ट है। साथ ही हमें मतलब जो है काम के बीच में एक अच्छा ब्रेक मिलना चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ क्या है कि क्वेश्चन आयर बना लो।
ठीक, आप जाने से पहले ये ऐसा ही है जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो ईपीएफओ एग्जाम निकालने से पहले, तो नेगोशिएशन करने से पहले भी सारी चीजें देखो ये लोग तैयारी करके जा रहे हैं। मैं आप लोग से कहता हूं फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो प्लान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फेलियर पक्का है। तो इसलिए क्वेश्चनर बनाओ और फाइनलाइज करना चाहिए, डिमांड्स क्या क्या रखनी, परसुएड करना चाहिए मेंबर्स ऑफ द यूनियन कि भैया वायलेंस, जब तक नेगोशिएशन चल रहा तब तक वायलेंस मत करो, उसके बाद देख लेंगे। ठीक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार क्या है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैसेज पहुंचना चाहिए, जो चीज है वही चीज यहाँ पे भी समझनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ बोले कुछ और ये समझे कुछ, और जिससे कि ग्रीवांस जो है खत्म हो सके मैनेजमेंट के भी। एंड फॉर द मैनेजमेंट टू कन्वे, मैनेजमेंट मतलब वर्कर को बता सके यूनियन को, यूनियन जो है मैनेजमेंट को बता सके, ये बात है। इफेक्टिव संचार होना जरूरी है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सके, कॉन्फ्लिक्ट भी साथ में जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है उनके बीच में। ठीक, अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि ओरल और मौखिक और लिखित संचार। जो आपका मैनेजमेंट है वो ओरल नेगोशिएशन डिस्कशन ये सब करता है, मैनेजमेंट यूनियन दोनों लोग ही रिटर्न भी करते हैं। ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगा यहाँ पे इन लोगों ने पता नहीं क्यों दी, पहले देनी चाहिए थी, कि ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बहुत जरूरी। इसके बगैर तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की तो कोई मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में नहीं, कोई भी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट बहुत ज्यादा, सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हर समय पे, हर अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों पे, हर जगह ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपका एसेंशियल है, जरूरी है बिल्डिंग पार्टनरशिप बनाने के लिए, साथ में काम करने के लिए। अगर ट्रस्ट और कोऑपरेशन नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट होगी, स्ट्राइक होगा, स्लो डाउन होगी प्रोडक्टिविटी की। ठीक है साथ, और ये इसमें जो है सेल का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि इनका ही हमें समझना चाहिए कि आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन का जो है कल्चर इन्होंने बनाया है वो काफिले तारीफ है। ये कैसे पता चलता है कि सेल में कभी भी 1969 के बाद से कभी भी स्ट्राइक नहीं हुई है, और मैनेजमेंट नेगोशिएशन हुआ था उस साल और उसके बाद से स्ट्राइक नहीं हुई, ये कहने की बात है। 1994 में कलेक्टिव एग्रीमेंट में बनाया गया था, समझौता हुआ था, सामूहिक समझौता हुआ था आपका नेशनल जॉइंट कमेटी फॉर स्टील अथॉरिटी इंडस्ट्री एंड सेल के बीच में, जिसने कई सारे एरिया बताए थे कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बढ़ सके। वो ये यहाँ पे मतलब बातें हैं सिंपल जो होनी चाहिए, खाली दिखने में अच्छी लगती हैं, और ये अगर इसमें इम्प्लीमेंट हो जाए तो और अच्छी बात है कि आपका वही कच्चे माल की कुशलता से प्रयोग कर अपव्यय कम करना, मतलब वेस्टेज कम करना, रॉ मटेरियल का अच्छे से यूज करो। ठीक, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना चाहिए, क्वालिटी को बढ़ाओ, नेसेसरी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वर्किंग कंडीशन में, अनऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्कर्स गायब ही हैं, काम पे नहीं आ रहे हैं, देखो उसके पीछे क्या बात है। कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज तरीके से होना चाहिए, क्षमता उपयोग का अनुकूलन तरीके से होना चाहिए। मतलब आप अगर कोई बंदा है वो अगर 12 घंटे काम कर सकता तो हम उससे 12 घंटे काम कराएं, 8 घंटे कर सकता हो 8 घंटे काम कराएं। मतलब ये है, अगर जैसे 8 घंटे काम कर सकता लेकिन काम 2 घंटे कर रहा है तो ऑप्टिमम नहीं हो रहा है। ठीक, जैसे आपके पास मान लीजिए टाइम है सब कुछ, कोई जो नौकरी पे जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं, या फिर कोई पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का टाइम अलग अलग है, जो भी है। ठीक, अब मान लो आपके पास 5 घंटे का टाइम है लेकिन आप उसको पढ़ने में की जगह जो है ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको 1 घंटे के लिए ही सिर्फ पढ़ने का यूज कर रहे हो। ठीक है, और फिर बाद में ये मतलब फिर आप बहाना नहीं कर सकते हो कि आप पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक, तो ये ऐसी चीजें, इंप्रूविंग हाउस कीपिंग, कस्टमर सर्विस और ये सब चीजें हैं। मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स भी बड़ा रिसोर्स है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट 8 खत्म होता है। अगले पार्ट में हम लोग शुरुआत करेंगे लेबर मैनेजमेंट के कोऑपरेशन से संबंधित है। ठीक, आप लोग के लिए जो है, जो लोग हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बता दें कि 22 दिसंबर से हमारा ईपीएफओ को नया जो है पेड ग्रुप चालू होने वाला है। नंबर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और इस सीरीज के जितने भी सीरीज के जो पहले पार्ट हैं 1 से लेके 7 तक, वो दे रखा है आप लोग को लिंक इसमें। साथ ही साथ लेबर कोड के जो करंट अफेयर से संबंधित 4 वीडियो हैं उसका सीरीज भी अलग से दे रखी है। और लेबर लॉज के जो है बेसिक लॉज जो हैं उनसे रिलेटेड 3 वीडियो की क्विक रिवीजन सीरीज है, उसको आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।